Hello, student. I am Priyanka ma'am from Sankar Tutorial ऑनलाइन प्लेटफॉर्म CU। यहाँ पर आज की जो सेशन है वो किस लिए है? CUT UG 2025 के एग्जामिनेशन के लिए जो स्टूडेंट हमारी प्रिपरेशन कर रहे हैं, आज हम उनके लिए बहुत बेहतरीन सा सेशन लेकर आए हैं। लास्ट क्लास में हमारी जो पहले की क्लास हुई थी उसमें हमने सिलेबस को डिस्कस किया था। उसमें कितने टॉपिक है उसको डिस्कस किया था, यूनिट को डिस्कस किया था, उसमें कितने यूनिट्स हैं, उस सारी यूनिट में कितने सब यूनिट्स हैं, उसको वहाँ पर डिस्कस किया था। और आज हम डिस्कस क्या करेंगे? आज हम ये डिस्कस करेंगे कि उस यूनिट के जितने भी है उसमें यूनिट थे, उसके फर्स्ट यूनिट के टॉपिक को हम यहाँ पर आज कवर करेंगे। ओके, तो आज के हम फर्स्ट यूनिट को इसमें कवर करेंगे और देखेंगे कि हमारा टॉपिक क्या है। ओके, तो हमारे पूरे सिलेबस दो टॉपिक पे डिस्कस था, दो टॉपिक पे डिवाइडेड है, जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। तो हमारे फर्स्ट जो टॉपिक है उसका जो फर्स्ट टॉपिक है उसका सब टॉपिक क्या था? फंक्शन एंड प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें हमारे यूनिट 1, 2, 3, 4 और 5 आएंगे, मेंशन है उसमें। यूनिट 1 में हमें इसमें क्या पढ़ना था? सिग्निफिकेंस एंड नेचर ऑफ मैनेजमेंट, ये हमें पढ़ना है। सब यूनिट इसके क्या है? मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्टिव एंड इम्पोर्टेंस। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को कवर करने के साथ साथ मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्टिव और हमें क्या पढ़ना है? इसमें इम्पोर्टेंस को पढ़ना है। बहुत ही कम टाइम में, बहुत ही कम समय के साथ साथ हम ज्यादा से ज्यादा चीजों को पढ़ेंगे, ज्यादा से ज्यादा चीजों को समझेंगे और आपको ये जितनी भी पीडीएफ है ये सारी चीजें आपको प्रोवाइड हो जाएंगी। हाँ, एक चीज मैं और कहना चाहूंगी कि आज का ये जो क्लास है वो करने के बाद अगर आपको उस क्लासेस में कुछ और भी चीजें जाननी हो, कोई और चीजें पढ़नी हो, तो आप अपने कमेंट बॉक्स में हमें मैसेज कर सकते हैं या अपने स्पेसिफाइज उस टॉपिक को लिख के बता सकते हैं कि आप किस टॉपिक पर ज्यादा से ज्यादा डिस्कशन या लेक्चर्स को चाहते हैं। ओके, तो मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्टिव एंड प्रिंसिपल को हम पढ़ेंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट में हम ये जानेंगे कि मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है और इसके दिए और कितने कितने ऑथर ने अपने अपने कॉन्सेप्ट मैनेजमेंट के दिए हैं। जैसे कि जेन्युइन, कुछ ऐसे हमारे इंपॉर्टेंट ऑथर ने जिन्होंने अपनी कुछ फिलोसफी जो है मैनेजमेंट के बारे में दी है। कॉन्सेप्ट का मीनिंग क्या होता है बच्चों? कॉन्सेप्ट का मीनिंग होता है अवधारणा, अवधारणा या फिर उसका उसका अनुवाद। ठीक, और मैनेजमेंट का मीनिंग क्या होता है बच्चों? प्रबंध। ठीक है, जो कि ये वर्ड प्रबंध का ये जो शब्द है ये आपने पहले भी अपने जीवन में लाइफ में कभी ना कभी सुना होगा। ठीक है, तो मैनेजमेंट के यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट को जानेंगे कि किस किस ऑथर ने, डिफरेंट डिफरेंट ऑथर ने अपने अपने लैंग्वेज में मैनेजमेंट को कैसे डिफाइन किया है। जैसे कि कुंच ने मैनेजमेंट, ये बहुत ही फेमस ऑथर हैं मैनेजमेंट के, इन्होंने मैनेजमेंट के काफी सारे टॉपिक पर अपनी फिलोसफी दी है और ये सबसे पहले मैनेजमेंट को डिफाइन करते हैं अपनी लैंग्वेज में और ये बताते हैं कि मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग, maintaining an environment in which individual working together in group efficiently or complex or selected and ये क्या बोलते हैं कि मैनेजमेंट क्या है, प्रबंध क्या है? ऐसा इन्वायरमेंट है जहां पर कुछ लोग, कुछ पीपल, लोग मिलकर क्या करते हैं? मिलकर एक ग्रुप बनाते हैं। मिलकर क्या बनाते हैं? एक ग्रुप बनाते हैं। ठीक है, और उस ग्रुप को बनाकर वो एक ग्रुप बनाते हैं और वहां पर वो ग्रुप क्यों क्रिएट कर रहे हैं उसके लिए वो एक एम को सेलेक्ट करते हैं और उस एम को अचीव करने के लिए वहां पर वर्क करते हैं मिलकर। ठीक है, तो कुछ लोग मिलकर एक समूह बनाते हैं, वहां पर वो समूह वो क्यों बना रहे हैं उसको, उस एम को, उस अपने लक्ष्य को डिसाइड करते हैं। ठीक है, और उस लक्ष्य को डिसाइड करने के बाद वो उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो योजनाएं बनाते हैं, जो इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, जो इंस्ट्रक्शन देते हैं, उन सारे उससे वो क्या करते हैं? एक इन्वायरमेंट, एक पर्यावरण क्या करते हैं वहां पर क्रिएट करते हैं और इस क्रिएट करने की प्रक्रिया को ही हम क्या बोलते हैं? मैनेजमेंट कहते हैं, जो कि कुंज ने अपनी एक थ्योरी दी है। इसके बाद हम पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू द जॉर्ज आर टेरी। जॉर्ज आर टेरी क्या बोलते हैं कि मैनेजमेंट क्या है? इनके अनुसार मैनेजमेंट क्या है? यहाँ पे इन्होंने क्या बोला कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, actuating, or the controlling, performing to determine and accomplish the objective by the use of people and resources। इनके अनुसार
पीपल एंड रिसोर्सेज, लोग और संसाधन दोनों मिलकर जो प्लानिंग करते हैं, मतलब जो कि योजना बनाते हैं, प्लानिंग का मतलब ऑर्गेनाइज करते हैं, मतलब उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, एक्चुएटिंग करते हैं, मतलब उसको लिए इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करते हैं, लोग हायरिंग करते हैं, और कंट्रोलिंग का मतलब क्या होता है, जो उन्होंने प्लानिंग किया और जो उनका एक्चुअल पोजीशन है उसको मेजर करते हैं। उसको मेजर क्यों करते हैं? ताकि वो अकॉम्प्लिश का मतलब क्या होता है? अचीव करना, मतलब प्राप्त करना, किसको? उस ऑब्जेक्टिव को, जो कि पीपल और रिसोर्स मिलकर क्या करते हैं? ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए जो उन्होंने एम सेलेक्ट किया था। तो इनके अनुसार मैनेजमेंट क्या है? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, एक्चुएटिंग, कंट्रोलिंग, ओके, फॉर एक्चुअलिंग एंड कंट्रोलिंग ये करते हैं। टू परफॉर्म द प्रीडिटरमाइंड अकॉम्प्लिशमेंट ऑब्जेक्टिव, मतलब जो भी उद्देश्य को पहले से निश्चित किया गया है उसको प्राप्त करने के लिए। लोग, पीपल, रिसोर्स, पीपल का मतलब क्या होता है? लोग, सोर्स का मतलब क्या होता है? उसके संसाधन, वहां पे जो भी चीजें हैं उस ऑर्गेनाइजेशन में, तो दोनों मिलकर जो भी चीजें, ये जो प्रोसेस करते हैं प्लानिंग का, ऑर्गेनाइजिंग का, एक्टिविटी और कंट्रोलिंग का, इनके अनुसार मैनेजमेंट प्रबंध क्या है? वो चीजें हैं, ठीक। उसके बाद हम इसमें डिस्कस क्या करेंगे? देखो स्टूडेंट, हम यहाँ पर बहुत ही शॉर्ट में आपको चीजें बताएंगे भी और चीजों को समझाएंगे भी, ताकि आप कम चीजों में सारी ज्यादा चीजें समझ सके कम समय में। क्या है मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव? ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है बच्चों? उद्देश्य। कि अगर हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई मैनेजमेंट अगर होता है तो उसका क्या उद्देश्य है, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है? उद्देश्य। तो मैनेजमेंट के जेन्युइन यहाँ पर 3 ऑब्जेक्टिव होते हैं स्टूडेंट। वेल तो यहाँ पर बहुत सी चीजें हमने डिफाइन की है कि सोशल ऑब्जेक्टिव क्या है। मैनेजमेंट के 3 ऑब्जेक्टिव मेन क्या है? सोशल ऑब्जेक्टिव, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव और पर्सनल ऑब्जेक्टिव। ठीक, हम इसको बहुत ही शॉर्ट में बताते हैं कि सोशल ऑब्जेक्टिव क्या होता है। सोशल ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है? वो कि मैनेजमेंट का उद्देश्य क्या होना चाहिए? जो कि सोशल वेलफेयर के लिए हो। किसके लिए हो? हमारे सोशल वेलफेयर के लिए। कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो मैनेजमेंट होता है उसका प्राथमिकता क्या होनी चाहिए? उसकी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? कि वो वहां पर सोसाइटी का वेलफेयर कर सके। सोसाइटी का वेलफेयर कैसे वो कर सकता है? जैसे हेल्थ केयर, एजुकेशन प्रोवाइडिंग, फॉर एग्जाम्पल प्रोवाइडिंग द बेसिक amenities टू एम्प्लॉय, ओके, हेल्थ केयर, एजुकेशन एंड प्रोवाइडिंग द अनप्रिविलेज्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी, ओके, विथ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। कि वो वहां पर कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का जो मैनेजमेंट होता है वो सोसाइटी के वीकर सेक्शन के लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी को प्रोवाइड करे, अपने एम्प्लॉय को कुछ क्या करे? अच्छी सैलरी दे, एम्प्लॉय को कुछ फ्रिंज बेनिफिट दे। फ्रिंज बेनिफिट का मतलब क्या होता है? खाने पीने के बेनिफिट्स जो होते हैं, कैंटीन के बेनिफिट होते हैं, उनकी हेल्थ से रिलेटेड जो भी मेडिकल्स उनके बेनिफिट होते हैं, वो सारी चीजें, ठीक है। और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का जो सोशल ऑब्जेक्टिव होता है वो उसका प्राथमिक ऑब्जेक्टिव होता है कि वो कोई भी प्रोडक्शन करे या कोई भी तरीके का वर्क करे वो इको फ्रेंडली होना चाहिए, जो सोसाइटी में रहने वाले पॉपुलेशन को हार्मफुल ना करे। क्योंकि कोई भी आज के टाइम में कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजमेंट या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन तभी एग्जिस्ट कर सकता है जब वो सोशल के वेलफेयर के लिए वर्क करे। अगर वो सोशल के वेलफेयर के लिए वर्क नहीं करता है तो वो उसका एग्जिस्टेंस होना क्या है? मुश्किल होता है। ठीक, उसके बाद इसका दूसरा क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। कि प्रत्येक ऑर्गेनाइजेशन का एक क्या होता है? एक ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करना। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए? जो उसके ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करे। जैसे फॉर एग्जांपल आपके जो टाइम टेबल होती है, जो स्टडी होगी वो कैसी होगी? उस तरीके से आप टाइम टेबल अपनी मैनेजमेंट करोगे ना, ताकि आप अपने कोर्स को कंप्लीट कर सको और आप प्रिपरेशन को अच्छी कर सको, ताकि आप अपने एग्जाम को क्रैक कर सको। वैसे भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? जो कि ऐसा मैनेजमेंट हो, ऐसा सिस्टम हो जो कि उसके मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव को क्या करे? अचीव कर सके। ओके, फिर क्या होता है हमारा पर्सनल एंड इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल एंड इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव क्या होता है? कि मैनेजमेंट में रहने वाले जो एम्प्लॉय हैं, किसी भी संस्था में जो मैनेजमेंट कर रहे वाले एम्प्लॉय हैं, उस एम्प्लॉय की जो बेसिक नीड है वो मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव के साथ क्या होनी चाहिए? मैच होने चाहिए। ओके, क्या बोलता है इसमें कि पर्सनल ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट कंसिस्टिंग का मतलब समावेश है, बना हुआ है कि सैटिस्फाइंग द नीड
like social need, financial need, goods and healthy working condition, higher level need. किसकी? एम्प्लॉय की। तो मैनेजमेंट के 3 बेसिक ऑब्जेक्टिव होते हैं। पहला तो सोशल नीड कि सोशल के वेलफेयर के लिए करे। दूसरा क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव कि मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को क्या करे? अचीव करे, उसकी एम को अचीव करे। और तीसरा मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए? जो कि हमारे पर्सोनल का मतलब जो इंडिविजुअल है वहाँ पर, पर्सोनल का मतलब जो लोग वहाँ पर वर्क कर रहे हैं, जो इंडिविजुअल वहाँ वर्क कर रहे हैं, उनके नीड्स के साथ हमारे उनके ऑब्जेक्टिव के साथ उनका जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है, उस नीड्स के साथ, उस ऑब्जेक्टिव के साथ अपने मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या हो? मैच करे। ओके? ये 3 बेसिक्स होते हैं हमारे मैनेजमेंट के। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे यहाँ पे? इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट कि मैनेजमेंट के इम्पोर्टेंस क्या है? इम्पोर्टेंट का मतलब क्या होता है बच्चों? महत्वपूर्णता कि मैनेजमेंट इम्पोर्टेंट क्यों है? ठीक है? किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट इम्पोर्टेंट क्यों है और उसकी क्या महत्वपूर्णता है हम यहाँ समझेंगे। मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? महत्वपूर्णता। ठीक? तो मैनेजमेंट इम्पोर्टेंट क्यों है? इंक्रीज द एफिशिएंसी एम्प्लॉइज के बीच में या हमारे ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा एनवायरनमेंट जहाँ पे पीपल और रिसोर्स जो एक साथ वर्क कर रहे हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग करते हैं, वर्क करते हैं, उन उनकी एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए। एफिशिएंसी का मतलब क्या? उनकी क्षमता को बढ़ाने के लिए कि मैनेजमेंट ऐसा होना चाहिए जो इंक्रीज करे प्रोडक्टिविटी बाय यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज इन बेस्ट पॉसिबल मैनर एंड ऑप्टिमाइजेशन वे। मैनेजमेंट इम्पोर्टेंट क्यों? क्योंकि अगर बेहतर मैनेजमेंट होगा, बेहतर टाइम शेड्यूलिंग होगी, बेहतर तरीके से अरेंजमेंट होगा रिसोर्सेज का, तो सही समय पे सही सामान हमें सही जगह मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल है घर पे क्या होता है? रसोई का सामान रसोई में होता है, ठीक है? वॉशरूम का सामान वॉशरूम में होता है, लिविंग रूम का सामान लिविंग रूम में होता है। तो अगर सामान को सही तरीके से रिसोर्सेज को रखा जाए तो हमें सही समय पे सही सामान मिल जाएगा। वैसे ही किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर रिसोर्सेज सही जगह एप्लीकेबल है, तो सही समय पे हमें रिसोर्सेज क्या हो जाते हैं? मिल जाते हैं। ओके? इसीलिए तो वो हमारी क्या होती है? हमारी एफिशिएंसी को, हमारी क्षमता को क्या करता है? इंक्रीज करता है। तभी हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो रिसोर्स की अवेलेबिलिटी है, मतलब संसाधन की जो उपलब्धता है, उसका अति उत्तम हम यूज़ तभी कर सकते हैं जब सही समय पर सही चीज़ें हमें क्या हो? व्यवस्थित रहे। उसके बाद आता है हेल्प इन अचीविंग द ग्रुप गोल। ग्रुप गोल को अचीव करने में क्या होता है? मैनेजमेंट क्या करता है? हेल्प करता है। क्योंकि हमारे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो मैनेजमेंट होता है, वहाँ पे जो भी लोग वर्क करते हैं स्टूडेंट, वो वर्क एज़ अ ग्रुप करते हैं और उनके बीच में एक अच्छा कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। क्योंकि अगर वो अच्छा कोऑर्डिनेशन होगा तो अपने ग्रुप गोल को अचीव कर लेंगे। ठीक? इसमें आपसे क्या बोलता है? देखो आप इसमें ये चीज़ पढ़ो कि इफेक्टिव मैनेजमेंट प्रोसेस create a teamwork, okay, and build the coordination among the member of organization. ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर के बीच में वो क्या करता है? एक बिल्ड करता है कोऑर्डिनेशन को, अच्छे कोऑर्डिनेशन को और टीम वर्क को वो क्या करता है? टीम वर्क को बिल्ड करने के लिए, क्रिएट करने की एक प्रक्रिया होती है, ठीक है? जो कि हमारे ग्रुप गोल को क्या करता है? अचीव करने में हमारी मदद करता है, ठीक? तो इसलिए ये मैनेजमेंट के क्या है? कुछ इम्पोर्टेंट है, मैनेजमेंट महत्वपूर्ण क्यों है? अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर, जिसमें हम ये देखेंगे कि मैनेजमेंट और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है? मैनेजमेंट इम्पोर्टेंट क्यों है स्टूडेंट? इट्स क्रिएट अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। अगर फॉर एग्जाम्पल मैनेजमेंट हमारे ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में इम्पोर्टेंट क्यों होता है? क्योंकि इन्वायरमेंट क्या होता है? डायनेमिक होता है। डायनेमिक का मीनिंग क्या होता है स्टूडेंट? डायनेमिक का मीनिंग होता है चेंजेबल नेचर। चेंजेबल, जो कि चेंजेबल नेचर का होता है, ठीक है? तो एवरी ऑर्गेनाइजेशन वर्क इन अ चेंजिंग एनवायरनमेंट। प्रत्येक ऑर्गेनाइजेशन एक चेंजिंग एनवायरनमेंट में काम करता है एंड मैनेजर एंड ऑर्गेनाइजेशन हैव अ हेल्प where a member adopt the changing environment which ultimate help them to ensuring the survival and growth of an organization। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के ग्रोथ और सर्वाइवल, सर्वाइवल और ग्रोथ का मीनिंग क्या होता है स्टूडेंट? सर्वाइवल का मतलब क्या होता है? उनका चलन में रहना और ग्रोथ का मतलब क्या होता है? उनका बढ़ना। ठीक? तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ और सर्वाइवल के लिए उन्हें चेंजिंग एनवायरनमेंट को अडॉप्ट करना जरूरी। जैसे फॉर एग्जांपल अभी 4G था, फिर 5G आया,
अब आगे चल के 6G आएगा, आप फ़ोन यूज़ करते हो, इंटरनेट यूज़ करते हो, वहाँ पे आप 5G यूज़ कर रहे हो, आगे चल के 6G आएगा, 7G आएगा, 8G आएगा, 9G आएगा, 10G आएगा। सारी कंपनियाँ वैसे ही फ़ोन बनाएगी और आप भी वैसे ही इंटरनेट के सिस्टम को यूज़ करोगे। जैसे टेक्नोलॉजी में अडॉप्टेशन आता है, तो आप भी अपने आप को चेंज करते हो, वैसे ही एनवायरनमेंट भी क्या होता है चेंज होता रहता है, जिसके अकॉर्डिंग हमारे ऑर्गनाइजेशन को उस चेंजिंग एनवायरनमेंट में चेंज करने के लिए मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है और मैनेजमेंट ऐसा होना चाहिए जो चेंजेबल नेचर का हो, ताकि हम किसी भी चेंजेबल एनवायरनमेंट में खुद को अडॉप्ट कर लें, खुद को ढाल लें। ठीक? उसके बाद क्या होता है डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। मैनेजमेंट इम्पोर्टेंट क्यों होता है? क्योंकि हम सोसाइटी का डेवलपमेंट कर सकें कि एवरी ऑर्गनाइजेशन हैव ऑब्जेक्टिव टुवर्ड अ डिफरेंट ग्रुप ऑफ सोसाइटी along with the development of organization its management have to develop the society too। मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए? तो हमारी सोसाइटी का डेवलपमेंट करे और वो कैसे हमारी सोसाइटी का डेवलपमेंट करेगा? ठीक है, प्रोड्यूस अ गुड क्वालिटी प्रोडक्ट, अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करेगा, किसके लिए? सोसाइटी में रहने वाले लोगों के लिए। अडॉप्ट करेगा न्यू टेक्नोलॉजी, प्रोवाइड द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी किसके लिए? टू वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजमेंट पहला ऐसा होना चाहिए जो अपने बारे में तो सोचता ही, क्योंकि हर एक ऑर्गेनाइजेशन का मेन मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है। लेकिन प्रॉफिट को मैक्सिमाइज आप कैसे कर सकते हो? जब आप सोशल का वेलफेयर साथ में करते हो, तभी आप सर्वाइव भी करते हो और ग्रोथ भी करते हो। ठीक? किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैनेजमेंट का हेल्प इन अचीविंग द पर्सोनल ऑब्जेक्टिव। मैनेजमेंट का ऑब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस क्या बोलता है कि पर्सोनल का मतलब क्या है? एम्प्लॉय, वो लोग जो उस ऑर्गेनाइजेशन में उस संस्था में काम करते हैं, तो उनके उद्देश्य को अचीव करने के लिए मैनेजमेंट क्या होती है? इंपॉर्टेंट होती है। और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जब पर्सोनल ऑब्जेक्टिव और पर्सोनल ऑब्जेक्टिव मतलब वहाँ उनके एम्प्लॉय का जो उद्देश्य और जो ऑर्गेनाइजेशनल का ऑब्जेक्टिव होता है, जब वो दोनों क्या होता है? मैच होता है, तभी जाकर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ एंड सर्वाइव करता है। उसमें वो बोलता है मैनेजमेंट हेल्प टू द एम्प्लॉय टू फुलफिल देयर पर्सोनल ऑब्जेक्टिव अलोंग विद द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव कि ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव के साथ हमारा पर्सनल ऑब्जेक्टिव फुलफिल होता है। जब किसी ऑर्गेनाइजेशन में क्या होगा? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होगा, तभी तो वहां के एम्प्लॉय की सैलरी भी क्या होगी? बढ़ेगी, इंक्रीज होगी। जब कोई ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगा, तभी तो जाके वो अलग अलग ब्रांचेस खोलेगा और लोगों के लिए जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेगा। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो पर्सनल ऑब्जेक्टिव होता है वो तभी फुलफिल होता है जब वो ऑर्गेनाइजेशनल के ऑब्जेक्टिव के साथ मैच करता हो। ओके, फिर आते हैं हम अपने नेचर ऑफ मैनेजमेंट पे। मैनेजमेंट के देखो आपके जो सिलेबस के पार्ट है उसमें मैनेजमेंट के कुछ 3 नेचर बताए हैं। एक साइंस हो मैनेजमेंट एज साइंस, मैनेजमेंट एज आर्ट, मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। मैनेजमेंट को हम साइंस क्यों कहते हैं? मैनेजमेंट को हम आर्ट्स क्यों कहते हैं? मैनेजमेंट को हम प्रोफेशन क्यों कहते हैं? हम यहाँ पे ये समझेंगे। बहुत ही शॉर्ट में चीजों को समझेंगे। मैनेजमेंट को हम साइंस क्यों कहते हैं? क्योंकि ये क्या होता है? प्रैक्टिकली प्रैक्टिकली एप्लीकेबल होता है। क्या होता है ये? प्रैक्टिकली क्या होता है ये? एप्लीकेबल होता है। ठीक है? तो मैनेजमेंट को हम क्या बोलते हैं? साइंस बोलते हैं। ओके? और मैनेजमेंट को हम साइंस क्यों बोलते हैं? सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। किसी भी चीज को हम साइंस क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसमें सिस्टम होता है, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होता है, जानकारी की एक सिस्टमैटिकली चीजें होती है, सिक्वेंसिंग होती है, प्रिंसिपल बेस्ड एक्सपेरिमेंट होता है। प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है? सिद्धांत। कुछ उस किसी भी चीज को हम विज्ञान कब कहते हैं? जब उसका कोई सिद्धांत हो। और सिद्धांत कैसा होता है? जो कि उस चीज का एक assumption होता है, मान्य होता है कि हम ये मानते हैं कि यहाँ पे ये सारी चीजें एप्लीकेबल है और तभी जाके ये प्रिंसिपल क्या है यहाँ पर एप्लीकेबल होता है। ठीक है? यूनिवर्सल वैलिडिटी ऑफ द लॉ है ना प्रिंसिपल। साइंस क्या बोलता है कि ये वो साइंस का मतलब ही क्या होता है? वो विज्ञान जो यूनिवर्सली क्या हो पूरे विश्व पर लागू होता है। और कब? जब ये सारे कंडीशन अप्लाई हो। जब कंडीशन अप्लाई होते हैं तभी वो चीजें क्या होती है? वहां पर रहती है। ओके स्टूडेंट, उसके बाद हम क्या करते हैं? मैनेजमेंट एज एन आर्ट्स। मैनेजमेंट को हम आर्ट्स क्यों कहते हैं? देखो साइंस कहते हैं क्योंकि प्रैक्टिकली एप्लीकेबल है। मैनेजमेंट को हम आर्ट्स क्यों कहते हैं? क्योंकि हर एक संस्था में मैनेजमेंट एप्लीकेबल तो होता है,
लेकिन उसके एप्लीकेबल के मेथड्स अलग-अलग होते हैं। डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मैनेजमेंट की जो मेथड्स होते हैं उसको एप्लीकेबल कहते हैं, इसलिए हम मैनेजमेंट आर्ट्स कहते हैं। आर्ट्स का मतलब ही क्या होता है? क्रिएटिव नेचर, ठीक है? साइंस क्यों कहते हैं? क्योंकि प्रत्येक ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट होना ज़रूरी है, चाहे वो किस तरीके की भी संस्था हो, कॉर्पोरेट हो, एजुकेशन हो, बैंकिंग सेक्टर हो या कोई भी सेक्टर हो या एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्टर हो, ठीक? वहाँ पर एप्लीकेबल होगा ही मैनेजमेंट, इसलिए प्रैक्टिकली एप्लीकेबल है। साइंस क्यों उसको साइंस कहते हैं, आर्ट्स क्यों कहते हैं? क्योंकि वो क्रिएटिव नेचर का होता है। हर एक जगह अलग-अलग तरीके का मैनेजमेंट होता है। जैसे एजुकेशन सेक्टर में कितने टाइम का पीरियड होगा, कितने टाइम की क्लास चलेगी, वो एजुकेशन टाइम का है। बैंकिंग का क्या है 10 से 4 काम होगा और कॉर्पोरेट का क्या है 10 से 5 या 6 काम होगा। तो हर एक संस्था में मैनेजमेंट एप्लीकेबल है, ये साइंस है। मैनेजमेंट अलग-अलग तरीके से एप्लीकेबल है, ये क्या है आर्ट्स है। ठीक? जिसमें हम इसी चीज़ जस्ट लाइक एन अदर आर्ट्स ओके मैनेज एज़ आल्सो एप्लीकेबल ऑफ नॉलेज इन अ डिफरेंट सिचुएशन डिफरेंट सिचुएशन में अलग-अलग तरीके के मैनेजमेंट के नॉलेज एप्लीकेबल होते हैं। मैनेजमेंट इज़ अ हाइली पर्सनलाइज्ड एक्टिविटी बहुत ही हाइली पर्सनलाइज्ड एक्टिविटीज़ होती है फ्रॉम मैनेजर टू मैनेजर। हर एक पर्सन टू पर्सन मैनेजमेंट क्या होता है पर्सनलाइज्ड एक्टिविटी होती है। देखो जैसे किसी भी संस्था में किसी भी फॉर एग्जांपल कोई भी एक सब्जेक्ट है, जिस पढ़ाने के कई सारे टीचर हैं। हर टीचर एक ही सब्जेक्ट के एक ही टॉपिक को अलग-अलग डिफरेंट डिफरेंट तरीके से पढ़ाता है, तो वो क्या हो गई हमारी आर्ट्स हो गई और वही टॉपिक पढ़ाता है, क्या हो गई साइंस हो गई। क्लियर? यहाँ पे अब आपको कुछ चीज़ें समझ में आ रही होगी मेरे एग्जाम्पल से कि साइंस क्या होता है और आर्ट्स क्या होता है। ओके फिर क्या इसमें लिखा हुआ मैनेजमेंट इज एन एक्शन ओरिएंटेड टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। मैनेजमेंट क्या है एक एक्शन ओरिएंटेड है जब जब मीन्स दैट एक करने की प्रक्रिया जब तक हम उसे करेंगे नहीं हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव नहीं कर सकते। उसके बाद हम यहाँ देखते हैं प्रोफेशन। नेक्स्ट हमारी स्लाइड्स क्या है कि मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। मैनेजमेंट को हम प्रोफेशन कब कहते हैं? किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या संस्था में मैनेजमेंट प्रोफेशन भी होता है कब होता है जब उसको करने वाला बंदा जो हो एक स्पेशलाइज्ड डिग्री को होल्ड करता हो उस वर्क को करने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल लॉयर, डॉक्टर। आप हॉस्पिटल जाते हो आपको डॉक्टर दिखते हैं क्योंकि उनके पास स्पेशलाइज्ड डिग्री है। आप कोर्ट जाते हो वहाँ पे आपको लॉयर दिखते हैं क्योंकि उनके पास एक स्पेशलाइज्ड डिग्री होती है। तो मैनेजमेंट का इसीलिए मैनेजमेंट को भी करने के लिए मैनेजमेंट एक प्रोफेशन कब बनता है जब उस मैनेजमेंट को करने वाला जो पर्सन हो जब उस मैनेजमेंट को करने वाला जो पर्सन होता है वो एक स्पेशलाइज्ड वो एक स्पेशलाइज्ड डिग्री को क्या करे बच्चों होल्ड करे। जब कोई भी पर्सन किसी काम को करने के लिए एक स्पेशल डिग्री को होल्ड करता है जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट जो होता है सीए होता है ठीक वो क्या करता है स्पेशलाइज्ड डिग्री को होल्ड करता है तो वो क्या है प्रोफेशनलिज्म है। तो मैनेजमेंट प्रोफेशनल कब बनता है प्रोफेशनलिज्म में कब आता है प्रोफेशन में कब आता है जब आपको किसी एक पर्टिकुलर एरिया की स्पेशलाइज्ड नॉलेज हो और उसकी डिग्री को आप क्या करते हो होल्ड करते हो। ठीक है प्रोफेशन एक्टिविटी आर जो कि बेस्ड किस पर होता है स्टूडेंट बेस्ड ऑन स्पेशल स्किल एंड नॉलेज। जैसा कि मैंने आपको बताया फॉर्मल मेथड ऑफ एक्वायरिंग दिस स्किल इस स्किल को एक्वायर करने के लिए कुछ उसके पास औपचारिक मेथड होनी चाहिए। ठीक है अपेक्स बॉडी विच इशू द गाइडलाइन फॉर प्रोफेशनलाइजेशन ऑफ ऑक्यूपेशन यूनिफॉर्म कोड ऑफ कंडक्ट टू रेगुलेट द मेंबर प्रोवाइडिंग अ सर्विस फॉर फी। वो फीस के लिए सर्विस प्रोवाइड करता है जैसे डॉक्टर आपका लॉयर टीचर ओके जितने भी प्रोफेशनल होते हैं सीए ये सब क्या होते हैं अपनी सर्विस को कब क्यों प्रोवाइड करती है किसी ना किसी फीस के लिए। ठीक है एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब कुछ उनके सामाजिक दायित्व होते हैं जैसे डॉक्टर के क्या सामाजिक दायित्व है कि वो कोई ऐसी मेडिसिन नहीं दे सकता जो कि हमारे पीपल के लिए क्या हो हार्मफुल हो ओके या लॉयर कोई ऐसी चीजों को कोई ऐसे केस नहीं लड़ सकता या कोई ऐसी अपनी इथिकल वर्क को नहीं कर सकता जो हमारी सोसाइटी में रहने वाले लोगों के लिए हार्मफुल होता है। फिर फिर हम आते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट हमारा है लेवल ऑफ मैनेजमेंट टॉप मिडल एंड लोअर। इसको बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में हम आपको शॉर्ट तरीके से बताएंगे कि टॉप लो मिडल एंड लोअर का मतलब क्या होता है। देखो जब हम मैनेजमेंट के लेवल की बात करते हैं तो हम उसको एक पिरामिड के थ्रू ग्राफ के थ्रू हम आपको यहाँ एक्सप्लेन करेंगे कि टॉप मिडल और लोअर लेवल का क्या वर्क होता है। यहाँ पर हम ये आपको फिगर बनाएंगे। इस फिगर से आपको ये क्लियर होगा
अच्छे तरीके से कि मैनेजमेंट के जो लेवल होते हैं वो 3 लेवल होते हैं। पहला क्या है टॉप लेवल, दूसरा क्या है मिडल लेवल और तीसरा क्या है हमारा लोअर लेवल। टॉप लेवल को हमने सबसे ऊपर रखा है, फिर मिडल को मीडियम में रखा है, फिर लोअर को सबसे लोवेस्ट पॉइंट पे रखा है पिरामिड के, ठीक? टॉप को हमने जब रखा है तो यहाँ पे इतनी ही स्पेस क्यों दी है? टॉप का काम क्या होता है? टॉप को इसमें इतनी स्पेस का मतलब क्या है कि इसके अंडर जो पर्सन होते हैं, वो क्या होते हैं? स्मॉल नंबर ऑफ पर्सन आर इंक्लूडेड इन दिस लेवल ऑफ मैनेजमेंट। मतलब टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या होता है? एक ऐसा लेवल ऑफ मैनेजमेंट होता है जिसमें जो रहने वाले लोग होते हैं, वो क्या होते हैं? कम होते हैं, कम संख्या में होते हैं, ठीक? और टॉप मैनेजमेंट का काम क्या होता है? प्लानिंग करना होता है। क्या करना होता है उसको? प्लानिंग करना। एक टॉप लेवल का काम क्या होता है? किसी भी चीज़ को प्लानिंग करना, जिसमें हमारे ऑर्गनाइज़ेशन के कौन-कौन आते हैं? डायरेक्टर आते हैं, चेयरमैन आते हैं, चीफ एग्ज़ीक्यूटिव आते हैं, ऑफिसर, चीफ ऑपरेटिव ऑफिसर आते हैं, वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, जनरल मैनेजर एंड अदर सीनियर एग्ज़ीक्यूटिव। ये सारे पर्सन ऐसे होते हैं जो एक्सपर्ट होते हैं, ठीक? और ये टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट का पार्ट होते हैं, जो कि ऑर्गनाइज़ेशन में प्लानिंग का काम करते हैं और इसको हम एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क भी कहते हैं। क्या बोलते हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट को हम? टॉप लेवल मैनेजमेंट को बच्चों कहते हैं हम एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क। एडमिनिस्ट्रेटिव का काम क्या होता है? प्लानिंग करना होता है। एडमिनिस्ट्रेटिव का मतलब क्या होता है? प्रशासनिक, जो कि चीज़ों को शासन में लग जिसके अंदर में सारे शासन आते हो, ठीक है? तो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होता है ये, ठीक? फिर आता है हमारा मिडल लेवल ऑफ मैनेजमेंट, जिसका काम क्या होता है? इम्प्लीमेंट करना किसी भी चीज़ों को या एग्ज़ीक्यूट कराना होता है, ठीक है? इसका मीनिंग क्या होता है? इम्प्लीमेंट करना की जो प्लानिंग टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट की है, उसको इम्प्लीमेंट करने का काम कौन करता है? मिडल लेवल ऑफ मैनेजमेंट मतलब मैनेजर वहाँ का जो होता है, ठीक? इसका वर्क और इसको हम क्या बोलते हैं? मैनेजरियल वर्क कहते हैं ऑर्गनाइजेशन का। क्या बोलते हैं? जैसे इसको हम क्या बोलते हैं? टॉप लेवल को हम एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क कहते हैं, वैसे ही मिडल लेवल को हम क्या बोलते हैं? मिडल लेवल को हम बोलते हैं मिडल लेवल ऑफ ऑर्गनाइजेशन में का वर्क क्या होता है? मैनेजरियल वर्क होता है। मैनेजरियल वर्क, जो कि क्या कराता है? इम्प्लीमेंट कराता है वर्क को, ठीक है? इसके अंदर हमारे कौन आते हैं? हमारे डिफरेंट मैनेजर आते हैं, जैसे प्रोडक्शन मैनेजर, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे प्रोडक्शन, परचेज़, फाइनेंस, पर्सनल, मार्केटिंग मैनेजर ये सारे लोग होते हैं। इसमें इन इसके अंदर इस मैनेजमेंट के अंदर जो संख्या होती है लोगों की, वो इससे थोड़ा ज़्यादा होती है। और फिर आता है हमारा लोअर लेवल, इसमें लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा जिसमें हमारे लेबर आते हैं, एक हमारे जो छोटे-छोटे सुपरवाइज़र आते हैं, जो सबऑर्डिनेट होते हैं, वो सारे हमारे इसमें आते हैं, जो उस वर्क को करते हैं, कैरी आउट करते हैं। ठीक है? वो सारे हमारे क्या होते हैं लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट और लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट ही किसी भी ऑर्गनाइजेशन में वर्क को करता है जो इम्पोर्टेंट सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट जो कि डायरेक्ट हमारे मिडल लेवल ऑफ मैनेजमेंट के साथ क्या करता है कम्युनिकेट करता है और मिडल लेवल के द्वारा लिए गए इंस्ट्रक्शन को वो इम्प्लीमेंट करता है जिसमें क्या अब ये चीजें आप यहाँ पढ़ सकते हैं कि मैनेजर एट अ लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट play the crucial role in a proper management okay of organization and they directly interact with ये directly interact करते हैं किसके साथ एक actual workforce के साथ जो कि हमारा लेबर होता है and interpret the instruction of middle level manager to middle level management के साथ lower level वाला manager क्या करता है डायरेक्टली क्या बोलता है वो डायरेक्टली उसके साथ इंटरेक्ट करता है और उनकी कहीं टॉप लेवल की दी हुई प्लानिंग को मिडल लेवल से वो क्या करता है रिसीव करता है और वो उसको क्या करता है एग्जीक्यूट करता है क्लियर तो ये तो हो गई हमारी थ्री लेवल ऑफ मैनेजमेंट की बात अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट स्लाइड पर यहाँ पे हम मैनेजमेंट के कुछ फंक्शन पढ़ेंगे देखो बेटा मैनेजमेंट के ना मेनली 5 फंक्शन होते हैं जब आप जेन्युइन किसी भी जगह पढ़ोगे तो मैनेजमेंट के जेन्युइन 5 फंक्शन होते हैं जो पूरे यूनिवर्सल पर एप्लीकेबल नहीं है आप ये कभी नहीं कह सकते कि सिर्फ 5 ही मैनेजमेंट के फंक्शन होते हैं लेकिन जेन्युइन आज तक जो हमने पढ़ा है जो चीजें हम जाने हैं जेन्युइन 5 फंक्शन पे बेस्ड होता है मैनेजमेंट का फंक्शन ठीक है 5 चीजों पे 5 कंपोनेंट होते हैं मैनेजमेंट के फंक्शन पे जो कि हमारे कुछ ओडोनिल ने दिए कुछ ओडोनिल ने बहुत ही कन्वेंटली मैनेजमेंट के फंक्शन को डिफाइन करने के लिए 5 फंक्शन उसके दिए हैं। जिसमें पहला उन्होंने क्या बताया प्लानिंग। प्लानिंग का मतलब क्या होता है? थिंकिंग इन एडवांस मतलब योजना बनाना, पहले से किसी चीज़ को सोचना, ठीक?
फ्यूचर एंड कहते हैं ना, द स्पेसिफाइड ऑब्जेक्टिव टू अचीव इन अ फ्यूचर एंड स्टेप रिक्वायर्ड टू अचीव दैम। पहले से किसी चीज को सोचना कि भविष्य में क्या हमें करना है, क्या नहीं करना है। फिर उसके बाद क्या आता है, ये पहला फंक्शन है मैनेजमेंट का। दूसरा क्या है हमारा, ऑर्गेनाइजिंग, allotting a duty, grouping the various activities, establish authority and allocating the resource necessary to attain the specific plan। ऑर्गेनाइजिंग का काम क्या होता है, जो प्लानिंग हमने सोचा है, अब उस वर्क को करेगा कौन, ठीक? तो उस वर्क को कौन करेगा, उसके लिए ड्यूटी हम अलॉट करते हैं, लोगों को क्या करते हैं, हम ग्रुपिंग बनाते हैं वेरियस एक्टिविटी के, और इस्टेब्लिश करते हैं अथॉरिटी एंड एलोकेट करते हैं रिसोर्स, नेसेसरी रिसोर्स का, ताकि हम उस वर्क को करा सके। इसके बाद हमारा जो थर्ड आता है, हमारा थर्ड क्या होता है, स्टाफिंग। स्टाफिंग का मतलब क्या होता है, एक ऐसी प्रक्रिया जहां पर हम ऑर्गेनाइजेशन में जो भी ड्यूटीज को हम अलॉटमेंट किए हैं, जो काम को हम अलॉट किए हैं, या जो काम को हम डिवाइड किए हैं, वर्क को डिवाइड किए, उसे करेगा कौन, उसको करने के लिए हम जो लोग हायरिंग करते हैं, जो लोग रखते हैं अपनी जगह, उस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, स्टाफिंग। द प्रोसेस ऑफ हायरिंग एंड डेवलपिंग द रिक्वायर्ड पर्सोनल टू फिल द वेरियस पोजीशन इन ऑर्गेनाइजेशन के, एक राइट पर्सन को एक राइट टाइम पर राइट काम के लिए चूज करने की प्रक्रिया को हम स्टाफिंग कहते हैं। फिर आती है हमारी डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग का मतलब जिसमें हमने जो पर्सन हमने हायर किया है, अब हम उसको इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं, उनको लीड करते हैं कि हम उनको वर्क कैसे करना है, ठीक? तो इट्स इन्वॉल्व क्या होती है, लीडिंग एम्प्लॉय टू परफॉर्म एंड अचीव द प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव। मतलब पहले से जो प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव है, उसको अचीव करने के लिए हम लोगों को लीड करते हैं, इन्फ्लुएंसिंग करते हैं। लीडिंग का मतलब ही क्या होता है, लीडरशिप। और लीडरशिप का मतलब लोगों को इन्फ्लुएंस करना, वशीकरण करना जिसे कहते हैं, कि हम वश में करते हैं, लोगों को लीड करते हैं, अपनी बातों से उनको मोटिवेट करते हैं कि वो किस तरीके से हमारी कही हुई बातों को सुने, समझे और करे। ओके, उनको हम इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करते हैं, गाइड करते हैं, उनको इंस्पायर करते हैं, ताकि वो एम्प्लॉय उस वर्क को परफॉर्म करे जो प्रीडिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सके हमारे ऑर्गेनाइजेशन या हमारी संस्था की। फिर आता है हमारा कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग का मतलब ही क्या होता है, कंट्रोलिंग का मतलब हमने कहते हैं, हम यहाँ पे मेजरमेंट करते हैं बच्चों, मेजर करते हैं। क्या मेजर करते हैं, क्या मापते हैं, कि हमारा जो प्लानिंग पोजीशन है और हमारा जो एक्चुअल पोजीशन है, उसमें कोई गैपिंग है या नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने सोचा कि आज आप 4 घंटे पढ़ोगे और एक्चुअली आप 3 घंटे पढ़ते हो। गैपिंग क्या हुई? 1 घंटे की गैपिंग हुई। तो 1 घंटे की गैपिंग वो क्या है? अनफेवरेबल है कि आपने 4 घंटा सोचा और 3 घंटे पढ़े आप, ठीक? लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि आप 1 दिन में 10 टॉपिक पढ़ोगे और आपने 1 दिन में अगर 15 टॉपिक पढ़ ली, तो ये तो आपकी प्लानिंग थी और ये क्या है आपका एक्चुअल। तो इसका मतलब क्या है? ये फेवरेबल है कि आपने सोचा कम और किया ज़्यादा, तो ये फेवरेबल गैपिंग है। और आपने सोचा ज़्यादा और किया कम, तो ये क्या है? ये अनफेवरेबल है। तो ये गैपिंग कैसी है, या गैपिंग सेम है या नहीं, या गैपिंग भी है या नहीं, इस चीज़ को मेज़र करने के लिए हम यहाँ कंट्रोलिंग का वर्क करते हैं। कंट्रोलिंग की मीनिंग ही क्या होती है? जहाँ पर हम क्या करते हैं? मॉनिटर द ऑर्गनाइजेशनल परफॉर्मेंस टुवर्ड द फुलफिलमेंट ऑर्गनाइजेशन गोल को फुलफिल करने के लिए, फुलफिल करने का मतलब प्राप्त करने के लिए हमारा ऑर्गेनाइजेशन का परफॉर्मेंस वैसा वर्क कर रहा है या नहीं, उसको मेजर करते हैं। तो कंट्रोलिंग की मीनिंग क्या होती है? संतुलन स्थापित करना, ठीक? फिर आते हैं हम अपने नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारा कहता है कोऑर्डिनेशन का पार्ट, ठीक है? कि कोऑर्डिनेशन क्या होता है? किसी भी संस्था में मैनेजमेंट के कुछ एसेंस होते हैं। एसेंस का मतलब 2 एसेंस होते हैं मैनेजमेंट के, कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन। यहाँ पर आपके सब्जेक्ट का जो पार्ट है, जो टॉपिक का है कवर करने के लिए, वो क्या है? कोऑर्डिनेशन उसमें आपके सिलेबस में है। और कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है? समन्वय स्थापित करना, जो लोग एक साथ वर्क कर रहे हैं। क्यों वर्क ये जरूरी नेसेसरी क्यों है? टू कंबाइन द एफर्ट ऑफ पीपल, अथॉरिटी एंड एक्सपर्ट। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो अथॉरिटी, जो एक्सपर्ट या जो लोग वर्क कर रहे हैं, उसको कंबाइन करने के लिए जरूरी क्या होती है? समन्वय, कोऑर्डिनेशन जरूरी है। उसके कुछ नेचर भी हैं, ठीक है? अब किसी की भी ऑर्गेनाइजेशन में जो ग्रुप मेंबर ऑफ पीपल ऑफ ग्रुप वर्क कर रहा है, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन कैसे होगा, समन्वय कैसे होगा, उसका नेचर क्या होता है? जब एंड एक्सटेंड ऑफ द इंटरडिपेंडेंट, जब वो सारे क्या हो, एक दूसरे पर निर्भर हो, तो समन्वय स्थापित होता है, ठीक? जब कम्युनिकेशन हो, कम्युनिकेशन का मतलब वार्तालाप, बातचीत हो, संपादनता, ठीक है? तो कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है? कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ शेयरिंग द आइडिया फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन।
एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक विचारों का आदान-प्रदान की प्रक्रिया को ही हम कम्युनिकेशन कहते हैं, ठीक? तो किसी भी पर्सन के बीच में, किसी भी ग्रुप ऑफ पीपल के बीच में कोऑर्डिनेशन करने के लिए कम्युनिकेशन क्या होता है? महत्वपूर्ण होता है। उसके बाद क्या आता है? कोलैबोरेशन करना। कोलैबोरेट करने का मतलब ही क्या होता है? एक-दूसरे से जुड़ना। एक-दूसरे से क्या होता है वो? जुड़ना होता है, ठीक? फ्लेक्सिबिलिटी एंड एडॉप्टेबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब कि हमेशा हमें क्या होना चाहिए? लचीला होना चाहिए। क्या होना चाहिए हमें हमेशा? लचीला। लोगों को क्या होना चाहिए? लचीला का मतलब क्या होता है? चेंजेबल नेचर का होना चाहिए कि अगर कभी भी आपको अगर कोई अच्छी चीज़ हुई तो दूसरों को एप्रिशिएट करें और अगर कोई चीज़ अच्छी नहीं तो दूसरों को समझाएँ, ठीक? हमेशा एक रिगिड नेचर का पर्सन को नहीं रहना चाहिए। तो फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब चेंजेबल नेचर का, जो सिचुएशन के अकॉर्डिंग क्या हो? चेंज हो। प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग ये भी कुछ नेचर होते हैं कोऑर्डिनेशन के समन्वय के कि वहाँ पे हमें प्लानिंग भी करना है, चीज़ों को इम्प्लीमेंट भी करना है। मॉनिटरिंग एंड फीडबैक मॉनिटरिंग का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ों को देखना, जाँच करना। मॉनिटरिंग का मतलब ही क्या होता है? मॉनिटरिंग का मतलब क्या होता है? जाँच, जाँच, ठीक? किसी भी चीज़ों को देखना और उस पर कोई अपनी प्रतिक्रिया देना। फीडबैक का मतलब क्या होता है? कुछ प्रतिक्रिया उस पे देना, ठीक? तो ये इस तरीके से हमारा कोऑर्डिनेशन क्या होता है? स्थापित होता है लोगों के बीच में। इम्पोर्टेंस उसकी कोऑर्डिनेशन की। तो इम्पोर्टेंस क्या है? कोऑर्डिनेशन इम्पोर्टेंट क्यों है? यूनिटी इन डाइवर्सिटी के लिए। यूनिटी इन डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है बच्चों? कि हमारी संस्था में जो लोग एम्प्लॉयी वर्क करते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप साइड से होते हैं। वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं। डिफरेंट डिफरेंट तरीके जगह से आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल भारत। भारत में नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ अलग-अलग तरह के लोग हैं, अलग-अलग तरह का कल्चर है, अलग-अलग जगह से जब लोग एक जगह आते हैं काम करने के लिए, तो उसमें कई सारी डाइवर्सिटी का मतलब ही क्या होता है विभाज्यता या विभाजन या बहुत ज़्यादा क्या होती है उसमें वो एक जैसे नहीं होते, वो अलग-अलग तरीके के होते हैं। उस डाइवर्सिटी में यूनिटी को क्रिएट करने के लिए कोऑर्डिनेशन क्या होता है इम्पोर्टेंट है। एक ग्रुप में अगर कई सारे ऐसे लोग हो जो अलग-अलग कल्चर से बिलॉन्ग करते हो, तो उनमें समन्वय अगर नहीं होगा, तो वो एक साथ वर्क नहीं करना चाहेंगे। इसीलिए यूनिटी होना यूनिटी का मतलब क्या होता है? एकाग्र होना। तो यूनिटी इन डाइवर्सिटी के लिए ही कोऑर्डिनेशन की इम्पोर्टेंस ज़रूरी होती है कि कोऑर्डिनेशन इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि डाइवर्सिटी में क्या हो? यूनिटी हो, एक समानता, एकाग्रता है। यूनिटी फॉर डायरेक्शन के लिए भी क्या है? कोऑर्डिनेशन ज़रूरी है। कोऑर्डिनेशन अगर नहीं होगा ग्रुप ऑफ पीपल के बीच में, ग्रुप ऑफ पीपल का मतलब लोगों का समूह, अगर लोगों के समूह के बीच में कोऑर्डिनेशन होगा, समन्वय होगा, तो वो क्या करेंगे? एक बार अगर उस ग्रुप के किसी एक मेंबर को कोई इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड होता है टॉप लेवल से, तो वो अदर लोगों को भी बताएगा, समझाएगा और उनको सिखाएगा और अगर समन्वय नहीं होगा, तो वो नहीं बताएगा, नहीं सिखाएगा। तो इसलिए डायरेक्शन की यूनिटी एकाग्र के लिए भी कोऑर्डिनेशन क्या है? इम्पोर्टेंट होता है। कोऑर्डिनेशन इम्पोर्टेंट क्यों है? टू एलिमिनेट द डुप्लीकेशन ऑफ वर्क लीडिंग टू कॉस्ट इफेक्टिव ऑपरेशन। लागत कम हो, कम लागत के साथ-साथ हम मैक्सिमम आउटपुट जनरेट कर सकें। इसलिए कोऑर्डिनेशन क्या होता है? ज़रूरी होता है, जो एलिमिनेट करता है डुप्लीकेटिंग वर्क लीडिंग को। कि मतलब 2 लोग नहीं, किसी एक ऑर्गनाइज़ेशन में कोई एक ही क्या होता है, एक अपने कोऑर्डिनेशन से लोगों तक अपनी बातें पहुँचा सकें। ठीक? फिर आते हैं हम अपने ऑप्टिमाइज़ेशन, यूटिलाइज़ेशन ऑफ रिसोर्सेज़। कोऑर्डिनेशन क्यों ज़रूरी होता है? उत्तम यूज़ करना, ऑप्टिमम यूटिलाइज़ेशन ऑफ रिसोर्सेज़ मतलब किसी भी संसाधन का उत्तम इस्तेमाल करने के लिए भी कोऑर्डिनेशन ज़रूरी है। लोगों के बीच कोऑर्डिनेशन होगा, तो वो सामान को सही तरीके से यूज़ करेंगे और वो यूज़ करने के जब उनका वर्क खत्म हो जाएगा, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक ग्रुप है, ठीक? उसमें बहुत सारे लोग एक साथ काम कर रहे हैं। अगर वो सही समय पर सही चीज़ों को रखेंगे, कोऑर्डिनेशन रहेगा, एक-दूसरे की चीज़ों को भी वो सही तरीके से रखेंगे, कोऑर्डिनेट करेंगे, तो वो ऑप्टिमम यूटिलाइज़ेशन कर सकते हैं रिसोर्सेज़ का, ठीक? जैसे यहाँ पे लिखा ना, देयर आर अ लेस वेस्टेज ऑफ रिसोर्स व्हिच हेल्प टू ऑर्गनाइजेशन यूटिलाइज देम द ऑप्टिमली। ऑप्टिमली ऑप्टिमली का मतलब क्या होता है? उत्तम, अति उत्तम। किसी भी ऑर्गनाइजेशन में जब रिसोर्स को हम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कब कर सकते हैं? जब वो क्या होता है? ऑप्टिमम अरेंजमेंट हो रिसोर्सेज का, तो वो क्या करता है? वो रिसोर्स के वेस्टेज को कम करता है और उससे बचता है।
इंकरेजमेंट ऑफ अ टीम स्पिरिट, कोऑर्डिनेशन का इंपॉर्टेंस क्यों है? लोगों के बीच में टीम की फीलिंग एज अ टीम, मतलब क्या है, हम सभी एक हैं, उस फीलिंग को ऑल इन वन, हम सभी क्या है, एक हैं, एक जैसी फीलिंग को, टीम फीलिंग को क्रिएट करने के लिए, इंकरेज करने के लिए, ठीक है, क्रिएट करने के लिए कोऑर्डिनेशन क्या होता है, इम्पोर्टेंट होता है। तो ये तो हो गए हमारे कुछ कोऑर्डिनेशन की बात स्टूडेंट। अब हम यहाँ पे समझेंगे, जानेंगे आपके कुछ एमसीक्यू, कुछ ऐसे क्वेश्चन जो कि ज़रूरी होते हैं। ठीक? आज का जो हमारा सेशन है वो आपके यूनिट 1 को कवर करता है और साथ में क्या कवर करता है, हमारे एमसीक्यू के सेशन को भी, जिसमें हम ये जानेंगे कि ये जो टॉपिक हमने आपको पढ़ाया है, उससे रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन देखेंगे कि कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं या आपके अपकमिंग एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। क्योंकि आप कितनी भी चीज़ों को पढ़ लो, प्रैक्टिस विल मेक परफेक्ट, प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट बनाता है और मिस्टेक आपको और ज़्यादा परफेक्ट बनाता है। तो जितने आप एमसीक्यूज़ लगाओगे, तो ही आप अपने कोर्स को, अपने आप जो एग्जामिनेशन है, उसको क्रैक आप तभी कर सकते हो जब आप जितने ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाते हो या एमसीक्यू लगाते हो। जैसे इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, राजीव एक्सप्लेन द पॉलिसी ऑफ सुपीरियर टू एम्प्लॉय एंड इंश्योर द टच ऑफ कोऑर्डिनेशन अमंग द ऑल डिपार्टमेंट। ओके, एट विच लेवल ऑफ मैनेजमेंट वाज ही वर्क, किस लेवल का मैनेजमेंट यहाँ पे वर्क करता है। देखो राजीव एक्सप्लेन क्या करता है, राजीव एक्सप्लेन, एक्सप्लेन करने का मतलब क्या होता है, बताना, द पॉलिसी ऑफ सुपीरियर टू एम्प्लॉय एंड इंश्योरिंग द टच ऑफ कोऑर्डिनेशन अमंग द ऑल डिपार्टमेंट, सभी डिपार्टमेंट वो कोऑर्डिनेशन को लाता है, कोऑर्डिनेशन को रखता है सभी डिपार्टमेंट में। और क्या बोलता है, राजीव एक्सप्लेन करता है सुपीरियर के जो भी दिए गए पॉलिसीज को, ठीक है, पॉलिसी का मतलब क्या होता है, नीति बताना ऑर्गेनाइजेशन के, और सारे डिपार्टमेंट को वो क्या करता है, कोऑर्डिनेशन क्रिएट करता है। तो किस लेवल का ये काम है, टॉप लेवल या अपने सुपीरियर के दिए हुए पॉलिसी, पॉलिसी मेकर कौन होता है, देखो बेटा स्टूडेंट, पॉलिसी कौन बनाता है, मैनेजमेंट में, एक ऑर्गेनाइजेशन में जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है उसका काम होता है पॉलिसी बनाना। तो उसने जो पॉलिसी बताई है, बनाई है, वो काम तो टॉप मैनेजमेंट का होता है, और उस पॉलिसी को लोगों तक पहुंचाना, हर डिपार्टमेंट तक एक्सप्लेन करने का काम किसका होता है, मिडल लेवल ऑफ मैनेजमेंट का होता है। जैसे टॉप का काम क्या होता है, पॉलिसी मेकिंग, इसका काम क्या है, पॉलिसी मेकिंग है। अब उस पॉलिसी को लोगों तक पहुंचाना, इम्प्लीमेंट करने का काम किसका होता है, मिडल लेवल का होता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या होता है, बी, मिडल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। फिर हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेटिंग द ऑब्जेक्टिव इज द फंक्शन ऑफ, अच्छा मुझे आप बताइए, यहाँ पे मैंने आपको कोई भी चीजें यहाँ पे नहीं दी है, कुछ 1 2 3 4 कोई भी आपको, आपका यहाँ पर आंसर के लिए कोई भी ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, ठीक है। आप अपने से सोचिए थोड़ा सा या पढ़िए क्वेश्चन कि सेटिंग द ऑब्जेक्टिव इज फंक्शन ऑफ, मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन में ऑब्जेक्टिव को सेट करना किसका काम है। जैसे मैंने आपको 3 लेवल ऑफ मैनेजमेंट पढ़ा है, टॉप, मिडल एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट, ठीक है। तो थोड़ा आप अपने से सोचिएगा कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ऑब्जेक्टिव को सेटिंग करने का काम किसका होता है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव को सेटिंग करने का काम किसका होता है। थोड़ा सोचिए कि किस लेवल ऑफ मैनेजमेंट का हो सकता है, थोड़ा सा आप ये सोचिए कि किस लेवल ऑफ मैनेजमेंट का हो सकता है, किसका काम है ये काम किसका है, टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट का है। आंसर क्या है इसमें, टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट। क्योंकि आपको मैंने पढ़ाया ना कि किसी भी संस्था में प्लानिंग का काम, ऑब्जेक्टिव का काम, पॉलिसी मेकिंग का काम किसका है, टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट का है, ठीक। उसके बाद क्या है, ऑक्यूपेशन विच इज बैक्ड बाय स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड ट्रेनिंग टू विच द एंटी टू रेगुलेट बाय रिप्रेजेंटेटिव बॉडी। मुझे ये बताइए कि ये मैनेजमेंट का कौन सा नेचर है। देखो क्वेश्चन आपसे एग्जाम में ऐसे ही पूछे जाएंगे, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि आप मुझे उसकी मीनिंग बताओ या डेफिनेशन बताओ, ठीक। आपसे ऐसे स्टेटमेंट दे दिया जाएगा, ऐसे सेंटेंस मिलेंगे और आपसे पूछेगा कि बताओ ये मैनेजमेंट का कौन सा नेचर है। आपने पढ़ा है ना कि मैनेजमेंट का कौन सा नेचर है, जो क्या बोलता है, एक स्पेसिफाइड नॉलेज होनी चाहिए मैनेजमेंट, ठीक, ट्रेनिंग एंड टू विच एंटी टू रेगुलेट बाय द रिप्रेजेंटेटिव बॉडी, किसका है ये, साइंस का है, किसका है ये, सॉरी किसका है ये, प्रोफेशन, आर्ट्स का है, ओके। क्योंकि आपसे बोलता है कि मैनेजमेंट एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज होता है, ठीक, और वो क्या होता है, इट्स रेगुलेट बाय रिप्रेजेंटेटिव बॉडी, रिप्रेजेंटेटिव बॉडी के द्वारा रेगुलेट होता है, ट्रेन्ड एम्प्लॉयज को वर्क करता है, एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज होता है, वो क्या है, प्रोफेशन है। हाँ, लेकिन अगर यहाँ पे सिस्टमैटिक नॉलेज होता
तो ये क्या हो जाता है? साइंस हो जाता है। लेकिन यहाँ पे स्पेशलाइज्ड नॉलेज है, तो यहाँ पे क्या होगा? ये प्रोफेशन होगा। फिर क्या बोलता है आपको? अ मैनेजर ऑब्टेन 4th क्वेश्चन देखते हैं। सिर्फ आज के लिए इतना ही हम देखेंगे। आपके अपकमिंग जो हम सेशन लाएँगे, उसमें हम आपको और एमसीक्यूज़ बताएँगे, उसमें और एमसीक्यू कराएँगे। ये हो सकता है ये क्वेश्चन जो मैं आपको बता रही हूँ, ये आपके एग्ज़ामिनेशन के भी पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हो? थोड़ा टफ हो। ये कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो मैं आपको ईज़ी भी लाऊँगी, मॉडरेट भी लाऊँगी और टफ क्वेश्चन भी लाऊँगी, ताकि आप ऐसे टफ और ईज़ी या मॉडरेट हर लेवल के क्वेश्चन को करो, ताकि जब आप एग्ज़ाम में जाओ, तो आप अपने एग्ज़ाम को अच्छे से क्रैक कर सको। देखो, अभी 4th क्वेश्चन आपसे क्या कहता है? अ मैनेजर ऑब्टेन द रिक्वायर्ड कैपिटल 12% इंटरेस्ट while the prevailing rate of interest in a market 10%. तो how would you describe such a manager? कि एक मैनेजर ऑप्टेट करता है रिक्वायर्ड कैपिटल। एक रिक्वायर्ड कैपिटल का मतलब क्या होता है? पूंजी जो 12% है, इंटरेस्ट है और व्हाइल द प्रिवेलिंग द रेट ऑफ इंटरेस्ट इन मार्केट में परसेंट। तो हाउ वुड यू डिस्क्राइब सच अ मैनेजर? क्या आप कैसे डिस्क्राइब करते हो कि वो मैनेजर क्या है? इफेक्टिवली है, एफिशिएंट है या इफिशिएंट एंड इफेक्टिवली दोनों है? देखो, इफिशिएंट और इफेक्टिवली ये दो जो होते हैं, ये मैनेजमेंट के एसेंस का भी पार्ट होता है। इफिशिएंसी का मतलब क्या होता है? किसी वर्क को राइट वे से करना। किससे? राइट वे से। ये क्या बोलता है? राइट वे, ठीक? और इफेक्टिवली का मतलब क्या होता है? राइट टाइम पर। व्हेन अ वर्क आर कंप्लीट इन राइट वे, तो वो क्या होता है? इफिशिएंट होता है। मतलब किसी भी सही काम को सही तरीके से करना, वो इफिशिएंट होता है और किसी काम को सही समय पर करना, वो इफेक्टिव होता है। तो ये बोला है कि मैनेजर का जो इस क्वेश्चन में क्या बोलता है कि एक मैनेजर है जिसने ऑप्ट किया क्या? रिक्वायर्ड कैपिटल 20% इंटरेस्ट, जबकि उसकी जो प्रिवेलिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो क्या है? 10% है। मार्केट में जो प्रिवेल कर रहा है इंटरेस्ट रेट वो 10 है और उसने कितना ऑब्टेन किया? 12। तो इसका मतलब क्या है? वो एफिशिएंट है। एफिशिएंट क्यों है? क्योंकि वो अपने वर्क को राइट वे से कर रहा है। ओके, तो हाउ वुड यू लाइक डिस्क्राइब अ सच मैनेजर? आप कैसे इसको डिस्क्राइब करोगे यहाँ पे? तो मैनेजर को डिस्क्राइब क्या करोगे कि मैनेजर क्या है आपका? एफिशिएंट है। ओके, आज के सेशन में सिर्फ इतना ही। कुछ ऐसे ही क्वेश्चन हम आपके लिए और अनदर सेशन में भी लाएँगे स्टूडेंट। लेकिन आज आप इस वीडियो को पूरी चीज़ से देखिएगा, नहीं समझ आपको चीज़ें समझ में भी आएगी। अगर आपको लगता है कि हाँ, कुछ ऐसी चीज़ें जो हमको और एक बार पढ़ने की ज़रूरत है, तो आप इसको पढ़िएगा। हम अपने अपकमिंग सेशन में आपके लिए ऐसे ही बेहतरीन से बेहतरीन एमसीक्यू लाएँगे। नेक्स्ट सेशन में हम आपके लिए सिर्फ एमसीक्यू का सेशन लेकर आएँगे। ओके, जिसमें हमने अपने आपको जितने भी ये जो फर्स्ट यूनिट के जितने भी टॉपिक आज हमने कवर किया है, उससे रिलेटेड सारे जो क्वेश्चन हैं, वो एमसीक्यू के सेशन में हम आपको लाएँगे और सारे क्वेश्चन आपको बताएँगे, करवाएँगे। इसी तरीके से आप अपने कमेंट बॉक्स में बस इतना बताइएगा, खुद से लिखिएगा जो भी आप पूरे वीडियो देखने के बाद कि आप किस टॉपिक स्पेसिफिक किस टॉपिक के एमसीक्यूज़ आप करना चाहते हो, कि हम आपके लिए वैसे ही बेहतरीन सा सेशन लेकर आएँ, जो आपकी एग्ज़ामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है, वो तो हम लेकर आते हैं, लेकिन कुछ क्या आप चाहते हो, वो भी हम इस चीज़ को ला सकें। ओके स्टूडेंट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ शेयर योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके, जो इस टॉपिक को पढ़ना चाहते हैं या इस एग्ज़ामिनेशन की प्रिपरेशन करते हैं। ओके, आप इसी तरह प्रिपरेशन करते रहिए। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट।